दोस्तों नमस्कार। रामबाण क्लासेज के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि आपको पता है, अपन ने पिछली क्लास में जो मेवाड़ के शासक समर सिंह थे उनके बारे में पढ़ा था। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात पर आक्रमण के दौरान वापस लौट रही थी तथा गुजरात पर अटैक करने के लिए जब जा रही थी, तो समर सिंह के द्वारा टैक्स लिया गया था जाते समय, और आते समय कानरदेव चौहान के द्वारा भी उनको लूट लिया गया था। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पहले चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाता है और फिर 1311 में जालोर के ऊपर आक्रमण किया जाता है। तो आज अपन ये जो क्लास है इसमें जो समर सिंह के पुत्र थे रतन सिंह, उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले अपन मैं आपको एक मोटिवेशनल स्पीच सुनाऊंगा, फिर अपन अपनी इस क्लास को जारी रखेंगे। तो कि कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। कि कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसीलिए किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन काबिलियत हमेशा साथ देती है। तो अपन अब आज की ये जो क्लास है इसको आरंभ करते हैं। तो समर सिंह के पश्चात अगले जो मेवाड़ के शासक थे, इनके पुत्र कौन थे? रावल रतन सिंह। तो अपन रतन सिंह की चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो जो मेवाड़ के शासक थे रावल रतन सिंह, इनके बारे में मैं आपको बताता हूं। एक बात आप जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उस बात को याद रखना। ये जो रावल रतन सिंह थे, यह रावल शाखा के अंतिम शासक थे। क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया जाता है, तो फिर जब मैंने आपको रणसिंह पढ़ाया था, तो रणसिंह पढ़ाया था उस समय आपको बताया था कि जो रणसिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम क्षेम सिंह और दूसरे का नाम था राहब। तो राहब को सिसोदा ग्राम की जागीर प्राप्त होती है। तो फिर आगे चलकर होता क्या है, इस रतन सिंह के बाद में राहब का एक वारिस आता है, यानी वंशज आता है, जो किसको जयसिंह या जैसा को हराकर किस पे अधिकार कर लेता है? चित्तौड़ पर। और कौन करता है? हमीर सिसोदिया 1326 में। लेकिन अपन उन बातों को बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये याद रखना है, रावल रतन सिंह ये रावल शाखा के अंतिम शासक थे। रावल शाखा के अंतिम शासक कौन थे? रावल रतन सिंह। अब अपन इस रतन सिंह के विवाह की बात करते हैं, किस प्रकार और किसके साथ इनका विवाह होता है। तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझना। जैसे बात करें मेवाड़ के शासक कौन थे? मेवाड़, तो मेवाड़ के शासक बताओगे आप? रावल रतन सिंह। मेवाड़ के शासक कौन थे? रावल रतन सिंह। और इधर बात करें श्रीलंका की, जिसको लंका भी कहते हैं, वर्तमान नाम इसका क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका। और इस श्रीलंका के जो रतन सिंह के समकालीन शासक थे, उनका क्या नाम था? गंधर्व सेन। गंधर्व सेन। और इस गंधर्व सेन की पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था चंपावती। चंपावती। मैंने अभी तक आपको यह बताया है, मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह
और श्रीलंका के शासक थे गंधर्व सेन, और गंधर्व सेन की जो पत्नी थी इसका नाम था चंपावती, और चंपावती और गंधर्व सेन की जो पुत्री थी, जो इनकी पुत्री थी, उस पुत्री का नाम क्या था? पद्मिनी। पद्मिनी। और मैं आपको आगे बात बताऊं तो इस पद्मिनी के पास में क्या था? एक तोता था, और तोते का नाम क्या था? हीरामन तोता। हीरामन या हीरामनी तोता। मैंने अभी तक आपको जो श्रीलंका है जहाँ के शासक बताए हैं आपको गंधर्व सेन, और गंधर्व सेन की पत्नी का नाम था चंपावती, और चंपावती और गंधर्व सेन के पुत्री हुई, और पुत्री का नाम क्या था? पद्मिनी। और पद्मिनी के पास में एक तोता था, और तोते का नाम क्या था? हीरामनी तोता। लेकिन यह तोता कहने का तोता नहीं था, कहने का मतलब यह एक काम का तोता था। इसकी विशेषता क्या थी? इस तोते की यह विशेषता थी कि यह आदमी की तरह बोल सकता था। क्या कर सकता था? आदमी की तरह बोल सकता था। अब मैं आपको रावल रतन सिंह का विवाह इस पद्मिनी के साथ कैसे हुआ इसके बारे में कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ। मेरा इतिहास के साथ छेड़खानी मतलब छेड़छाड़ करने का कोई कहने का मतलब तात्पर्य नहीं है। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कहानी के माध्यम से जो सारा मैटर है वो समझने में आ जाए। तो पद्मिनी के पास में क्या था? एक हीरामनी तोता था। अब ये हीरामनी तोता करता क्या है? यहाँ से उड़ता उड़ता कहाँ पे आ जाता है? अपने राजस्थान में आ जाता है, और राजस्थान में ये कहाँ पे आ जाता है? मेवाड़ वाले रीजन में। कहाँ पे आ गया? मेवाड़ वाले रीजन में। और मैंने आपको ये बताया भी था कि ये जो मेवाड़ का क्षेत्र है इसमें उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र आता है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो पद्मिनी का तोता था हीरामनी तोता, ये हीरामनी तोता इस श्रीलंका से उड़ता है और कहाँ पे आ जाता है? मेवाड़ वाले क्षेत्र में ये तोता आ जाता है। अब होता क्या है? एक शिकारी के द्वारा, ये मैं आपको कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक शिकारी मान लेते हैं अपन, तो शिकारी के द्वारा क्या है? जाल बिछा दिया जाता है। कहाँ पे जाल बिछा दिया गया? राजस्थान में, कहने का मतलब मेवाड़ वाले क्षेत्र में जाल बिछा दिया गया। तो जब ये तोता श्रीलंका से अपने राजस्थान में आता है तो ये तोता क्या है? उस शिकारी के जाल में फंस जाता है, और फंसने के बाद में जब इस तोते को शिकारी देखता है तो ये तोता शिकारी से क्या बोलता है कि भाई आप मेरे को छोड़ दो। तो जब शिकारी को इस बात का पता चलता है कि यार ये एक अजीब तोता है जो इंसान की तरह बोल सकता है, तो ऐसा करते हैं अपन इस तोते को कहाँ पे ले चलते हैं? मेवाड़ के जो महाराजा थे रावल रतन सिंह, इनके पास में ले चलते हैं ताकि अपन को राजा से उपहार मिलेगा। तो फिर शिकारी के द्वारा क्या किया जाता है? इस तोते को पकड़कर कहाँ पे ले जाया जाता है? मेवाड़ के महाराजा रावल रतन सिंह के दरबार में। जब ये हीरामनी तोता रतन सिंह के दरबार में पहुंचता है तो वहाँ की जो औरतें थी उनको देखकर ये हीरामनी तोता इस रावल रतन सिंह से क्या बोलता है कि महाराज आपके साम्राज्य में मैंने बहुत सी औरतें देखी है, यानी बहुत सी स्त्रियां देखी है, लेकिन हमारी जो महारानी है श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन की पुत्री और चंपावती की पुत्री और पद्मिनी, उसके समान यहाँ पे आपके साम्राज्य में कोई रानी नहीं है। या आप ये मानो मैं सारे संसार में घूमकर आया हूँ, जहाँ तक मेरा मानना है कि जो श्रीलंका के राजा की जो पुत्री है पद्मिनी, उससे बढ़कर राजस्थान में या फिर आप मान लो पूरे संसार में कोई स्त्री नहीं है। तो जब रतन सिंह को इस बात का पता चलता है तो रतन सिंह बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इस हीरामनी तोते के बार बार कहने पर जो रतन सिंह थे इनके द्वारा भी ये मान लिया गया कि भाई अब अगर तू बोल ही रहा है तो हम भी देखते हैं कि कैसी है आपकी महारानी। तो होता क्या है, ये तोता कहाँ? मेवाड़ दरबार में किसके सामने? रावल रतन सिंह के सामने ये बात बोलता है कि उससे बढ़कर रानी कहीं पे भी नहीं है।
तो होता क्या है, अब आगे देखो आप, ये रावल रतन सिंह यहाँ से रवाना हुए, कहाँ से, मेवाड़ वाले क्षेत्र से ये रवाना हुए, और रवाना होते हुए कहाँ पे आ गए, रवाना होते हुए कहाँ पे आ गए, श्रीलंका में। और श्रीलंका में किसके पास आ गए, पद्मिनी के पास। जब इन्होंने पद्मिनी को देखा तो वास्तव में पद्मिनी इतनी खूबसूरत थी कि जब ये पानी पीती थी तो इसके कंठों से पानी दिखता था। अब वैसे तो अपन मानेंगे नहीं, और आप भी मेरे से पूछ सकते हो कि सर ऐसा भी हो सकता है, लेकिन विद्वानों मेरी बात सुनो, ऐसा हो सकता है। और लगभग सभी जो ऐतिहासिक वो प्रमाणिक ग्रंथ है उनमें यही बताया गया है कि राजस्थान में अगर कोई रानी है तो वो कौन है, पद्मिनी। इनसे सुंदर रानी इतिहास में न तो कभी हुई है और आगे न कभी होगी, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। तो ये जो रावल रतन सिंह जब यहाँ पे आता है, कहाँ पे, श्रीलंका में, तो ये गंधर्व सेन और चंपावती की आज्ञा लेकर इस पद्मिनी से क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। और पद्मिनी को लेकर कहाँ पे आ जाता है वापस, पद्मिनी को अपने साथ लेकर कहाँ पे आ जाता है वापस, कहाँ पे आ गया, मेवाड़। कहने का मतलब ये वापस मेवाड़ वाले क्षेत्र में इस पद्मिनी के साथ विवाह करके कहाँ आ जाता है, तो आ जाता है ये मेवाड़ में। तो ये तो रही रावल रतन सिंह की कहने का मतलब शादीशुदा जीवन के बारे में। अब देखो यहाँ मेवाड़ वाले रीजन में क्या होता है, तो जब रतन सिंह अपनी पत्नी पद्मिनी को लेकर अपने साथ लेकर जब मेवाड़ में आता है, तो मेवाड़ के कहने का मतलब जब दरबार के विद्वान या जो शासक, या बात करें अपन जो भी वहाँ के पुरोहित थे, वो जब पद्मिनी को देखते हैं तो कहने का मतलब वह पद्मिनी को इतने आश्चर्य से देखते हैं तो वास्तव में कोई इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। तो होता क्या है, इस रावल रतन सिंह के दरबार में एक जादू टोना जानने वाला व्यक्ति था, और व्यक्ति का नाम क्या था, राघव चेतन, नाम क्या था उसका, राघव चेतन। कहने का मतलब अगर आपने कभी वेदों को पढ़ा है तो वेदों में जो सामवेद है, उस सामवेद में ये बात लिखी गई है कि वास्तव में इस दुनिया में जादू टोनों का भी मामला होता है, क्योंकि जो सामवेद है वो जादू टोनों को समर्पित है, किस प्रकार कैसे वशीकरण किया जाता है, वो सब मामले, कहने का मतलब जादू टोनों के बारे में कौन से वेद में बताया गया है, तो सामवेद में ऐसा बताया गया है। तो ये जो राघव चेतन था ये क्या जानता था, जादू टोने वगैरह क्या करता था, ये जानता था, जादू टोना ये क्या करता था, इनके बारे में जानता था। जब राघव चेतन ने जो रावल रतन सिंह है इनकी रानी पद्मिनी को देखा तो इनकी क्या हुई, नीयत बदल गई। कहने का मतलब ये स्वयं पद्मिनी को प्राप्त करना चाहते थे, कौन, राघव चेतन। तो जब पद्मिनी को इस चीज के बारे में पता चला कि ये जो राघव चेतन है जो अपने दरबार में मंत्री के पद पर है, और कहने का मतलब प्रधान पुरोहित है, और इसके मन में खोट है, मतलब खोट है, तो ये बात जो पद्मिनी थी इसके द्वारा किसको बता दी गई, रावल रतन सिंह को। और रावल रतन सिंह ने भी खुद यह महसूस किया कि ये राघव चेतन, इसका मामला कुछ डाउट भरा है। तो रावल रतन सिंह के द्वारा इस राघव चेतन को समझाया गया, लेकिन इसने अपनी हरकत नहीं छोड़ी। तो जो रावल रतन सिंह थे इनके द्वारा इसका मामला सेट करने की कोशिश की गई। कहने का मतलब इसको अपने साम्राज्य से निकाल दिया गया। जो रतन सिंह थे इन्होंने साम्राज्य से निकाल दिया इसको, राघव चेतन को। जब रावल रतन सिंह को इस बात का पता चला कि ये राघव चेतन अपनी ही रानी पद्मिनी का कहने का मतलब पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता है, तो रावल रतन सिंह के द्वारा इसको अपने साम्राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है। और साम्राज्य से निकालने के बाद में ये कहाँ पे चला जाता है, दिल्ली में। कहाँ पे चला जाता है, दिल्ली में। और दिल्ली में किसके पास चला जाता है,
अलाउद्दीन खिलजी के पास में। इसके पास में अलाउद्दीन खिलजी के पास में। अब इसका तो वहां पे भी यही काम रहेगा, क्योंकि इस राघव चेतन को जब देश निकाला दिया गया तो ये राघव चेतन भी रावल रतन सिंह से बदला लेना चाहता था और पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। तो राघव चेतन के द्वारा दिल्ली में जाकर अलाउद्दीन खिलजी को ये बताया जाता है कि साहब आप कहाँ चिमना के चक्कर में पड़े हुए हो, आप क्या कहते हो कि मेरी सबसे प्रिय रानी है चिमना बेगम यानी मराठा बेगम, और इस चिमना से ज्यादा सुंदर इस ब्रह्मांड में या इस संसार में कोई नहीं है। तो साहब आपका मानना गलत है, क्योंकि मैंने खुद देखा है जो श्रीलंका के गंधर्व सेन की पुत्री पद्मिनी और मेवाड़ के रावल रतन सिंह की जो रानी बनी है कौन पद्मिनी, वह संसार की सबसे सुंदर रानी है। तो अलाउद्दीन खिलजी भी इस राघव चेतन की बातों में आ जाता है और इस राघव चेतन के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इस प्रकार ये मामला होता है। तो एक बार शायद रिट में ये पूछा भी जा चुका है कि ये जो कहने का मतलब रावल रतन सिंह थे, इन रावल रतन सिंह के द्वारा अपने किस पुरोहित को देश निकाला दिया गया था, या कौन सा एक मतलब इसके दरबार में पंडित पुरोहित का काम करता था, तो उसका नाम था राघव चेतन। तो आपको ये जो स्टोरी थी ये समझने में आ गई होगी। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास में दो कारण बनते हैं चित्तौड़ पर आक्रमण करने के। पहला कारण बनता है जब समर सिंह के द्वारा टैक्स लिया गया, इस वजह से भी अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करना चाहता था। और दूसरा ये जो वेरी इंपॉर्टेंट कारण था, ये क्या बनता है कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी था ये पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। और ये सब बातें अपन को कहां से मिलती है, तो मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ के आधार पर, यानी ये जो मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत ग्रंथ है इसके आधार पर ये जो मैंने आपको जो भी स्टोरी समझाने का प्रयास किया है ये किसमें लिखी हुई है, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी के पुस्तक आती है और पुस्तक का नाम क्या है, पद्मावत। उस पुस्तक में ये बताया गया है कि इस प्रकार ये अलाउद्दीन खिलजी इसको प्राप्त करना चाहता था और यही कारण था कि ये चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आगे की बात करते हैं कि किस प्रकार रावल रतन सिंह के ऊपर इसके द्वारा आक्रमण किया गया, कैसे इसके द्वारा चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की गई। तो अपन इन सब बातों की चर्चा करेंगे। तो मलिक मोहम्मद जायसी के इस पद्मावत के आधार पर ऐसा माना जाता है कि ये जो पद्मिनी थी ये काफी सुंदर रानी थी और ऐसा भी माना जाता है कि इसके कंठ से पानी दिखता था जब ये पानी पीती थी। तो रावल रतन सिंह के विवाह के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब अपन आक्रमण की बात करेंगे। तो एक तरफ मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह और दूसरी तरफ कौन, दिल्ली के शासक कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के शासक कौन, अलाउद्दीन खिलजी, और एक तरफ मेवाड़ के शासक कौन, रावल रतन सिंह। तो मैं रावल रतन सिंह को यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ। रावल रतन सिंह, और रावल रतन सिंह की रानी की बात करें तो रानी का नाम पद्मिनी। रानी का नाम क्या था, पद्मिनी था।
राघव चेतन के द्वारा जब अलाउद्दीन खिलजी के सामने इस पद्मिनी की काफी प्रशंसा की जाती है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी अब आक्रमण किसके ऊपर करेगा? चित्तौड़ के ऊपर। और चित्तौड़ का प्रथम शाका, अब ये शाका कैसे बनता है ये मैं आपको बताऊंगा अभी। चित्तौड़ का पहला शाखा, एक तरफ दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी और दूसरी तरफ मेवाड़ के रावल रतन सिंह और इनकी रानी कौन थी? पद्मिनी। और पद्मिनी के अगर गोरा और बादल ये दोनों रावल रतन सिंह के क्या थे? सेनापति। ये भी क्या था? इस रावल रतन सिंह का क्या था? सेनापति। तो दोनों कौन थे? इस रावल रतन सिंह के सेनापति थे। और गोरा क्या लगता था पद्मिनी का? पद्मिनी पद्मिनी का चाचा, गोरा पद्मिनी का चाचा और बादल पद्मिनी का भाई था। तो मैंने आपको बताया रावल रतन सिंह, रानी का नाम पद्मिनी, गोरा पद्मिनी का क्या लगता था? चाचा। और बादल पद्मिनी का क्या लगता था? भाई लगता था। और दोनों सेनापति किसके थे? तो रावल रतन सिंह के ये सेनापति थे। तो होता क्या है? 28 जनवरी 1303 को होता क्या है? 28 जनवरी 1303 को इस रावल रतन सिंह के ऊपर किसके द्वारा आक्रमण किया गया? आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो आक्रमण किया जाता है इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आक्रमण कब किया गया? 28 जनवरी 1303 ईस्वी को। 28 जनवरी 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ के शासक रावल रतन सिंह के ऊपर आक्रमण किया जाता है। जो गोरा और बादल थे ये युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। और जो ये पद्मिनी थी, इस पद्मिनी के द्वारा जोहर किया जाता है। जोहर, इस पद्मिनी के द्वारा क्या किया जाता है? इस पद्मिनी के द्वारा जोहर किया जाता है। जोहर। और इस रावल रतन सिंह के द्वारा क्या किया जाता है? केसरिया। केसरिया। अब ये जोहर तो क्या है और केसरिया क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। जोहर किसे कहते हैं? जब युद्ध के दौरान अगर राजा की हार हो जाती है तो जो रानियां हैं वो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राणों को अग्नि कुंड में कूद कर देती है। उस प्रथा को तो क्या कहते हैं? जोहर। और केसरिया किसे कहते हैं? जब राजा को युद्ध में अपनी हार लगने लगती है तो वह केसरिया रंग की पगड़ी धारण कर युद्ध करते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार ये केसरिया होता है और यहाँ पे जोहर भी होता है। और जब दोनों मिल जाते हैं साथ में तो क्या हो जाता है? शाका। शाका। और ये चित्तौड़ के इतिहास का पहला शाखा था। मैं नोट लगा के यहाँ पे लिख देता हूँ। चित्तौड़ का प्रथम शाखा। शाखा चित्तौड़ का प्रथम शाखा। और स्टार लगा के आप ये भी लिख सकते हो, चित्तौड़ का प्रथम शाखा तथा राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा। तो इस प्रकार 28 जनवरी 1303 को रावल रतन सिंह के ऊपर इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया जाता है। गोरा बादल वीर गति को प्राप्त होते हैं। पद्मिनी के द्वारा जोहर और रावल रतन सिंह के द्वारा केसरिया। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इसको अपनी शाखा बोलते हैं। तो मेवाड़ के इतिहास का ये पहला शाखा था और राजस्थान के इतिहास का ये सबसे बड़ा शाखा था और राजस्थान के इतिहास का ये दूसरा शाखा था। तो अपन ने इस युद्ध के बारे में बात की है। अब फिर आगे क्या होता है? 26 अगस्त 1303 को ये जो अलाउद्दीन खिलजी था ये अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नया नामकरण करता है खिजराबाद। लेकिन उन सब बातों
चर्चा करेंगे अपन आगामी क्लास में। तो आप इसको अच्छे से नोट आउट कर सकते हो, आप इसको समझने का प्रयास करना। तो आज की जो ये क्लास है इसको यही विराम देते हैं। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।